अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। आज के खास प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जो साल हमसे जुदा हो रहा है उसमें पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, क्या चैलेंजेस रहे, कहां पर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी, उन तमाम बातों को एक बार आज के प्रोग्राम में समेटने की, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर सियासी जमातों का हम आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। ऐसा महसूस हुआ कि जो अवामी मसाइल थे उससे ज्यादा इक्तदार, इस्टेब्लिशमेंट, इदारे और जो अदालतें हैं वो एक दूसरे पर इल्जामात लगाती हुई दिखाई दी। बेरोजगारी के मसले मसाइल हों, सेहत के मसले मसाइल हों, तालीम के, अवाम के, वो तमाम कहीं पसे पर्दा खो गए। और आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में खासकर कि पाकिस्तान की खित्ते में जो अहमियत की एक हमने तस्वीर देखी या एक जो फर्क देखा खासकर मई के महीने में जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, तो उससे पहले पाकिस्तान की इस ओरिजिन में, इस खित्ते में जो अहमियत थी वो डिफरेंट थी। भारत की सोच भी पाकिस्तान के हवाले से कुछ मुख्तलिफ थी, लेकिन पाकिस्तान ने साल 2025 मई में जिस तरीके से भारत को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की। आलमी जरीदे पाकिस्तान के हवाले से लिखना शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर, महाज पर बहुत तरक्की मिली। तो जहां पर सियासी तौर पर पाकिस्तान में हमने देखा कि कुछ मुश्किलात थी, कुछ चैलेंजेस थे, वहां पर पाकिस्तान की जो है वो दाद रसी हुई। आलमी दुनिया जो है, आलमी जरीदे जो है वो पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे नसरुल्लाह खान अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फैजान रावत साहब पीपल्स पार्टी से, और लाला असद पठान साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है। लाला असद पठान साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। साल 2025 अगर एक नजर हम दौड़ा कर देखें तो ये साल हमें क्या कुछ देके गया है, पाकिस्तान को कहां कहां चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किस किस महाज पर पाकिस्तान ने कहां कहां कामयाबियां समेटी। बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मार्का हक में जो कामयाबियां समेटी हैं और उसके बाद जो हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में जो पजीराई उसको मिली है और पाकिस्तानियों की जो इज्जत बहाल हुई। और अभी हालिया में कुछ दिन पहले मुल्क से बाहर गया हुआ था कुछ ममालिक के दौरे पर, और जिस तरीके से वहां पर एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों को ट्रीट किया जा रहा था, तो इससे पहले जब भी मैं जाता था तो मुझे बड़ी जो है वो दुख होता था कि किस तरह हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों की तरह और उससे भी बैकवर्ड कंट्री की तरह ट्रीट किया जाता है या दहशतगर्द समझ के ट्रीट किया जाता है। मगर इस बार हमें जो ट्रीट किया गया वो एक मोअज़्ज़िज़ पाकिस्तानी की होने की वजह से, और उसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है मार्का हक को, जिसके जिसके वजह से आज पाकिस्तान की न सिर्फ अवाम का तशख्खुस और इज्जत को बहाली मिली है, बल्कि उसके अलावा जो है वो मुल्क की बहुत ज्यादा जो है उसमें नेकनामी में इजाफा हुआ है। बाकी 2025 जो है वो मिला जुला साल रहा है। पॉलिटिकल हवाले से हमारे पास अभी तक बेहतरी नहीं आ सकी है। एक जो मुल्क की बड़ी अपोजिशन पार्टी है उसके सरबराह को जेल में रखा गया है। जब तक उसकी रिहाई मुमकिन नहीं होगी तब तक आवाम जो है गम गुस्सा या उनके जो कारकुनान में गम गुस्सा है वो अपनी जगह पर बढ़ता रहेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए, मैं इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करती है, और जब साल 2025 अलविदा करने जा रहा है तो इससे पहले पहले बैठकर इस मामले को हल करके किसी न किसी नहज पे चले जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि अगरचे जेलों में डालने से और जेलों में बंद करने से और केसेस न चलाने से अगरचे दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा होते तो फिर तो नेल्सन मंडेला ने जो 21 साल की जेल काटी तो उसके बाद भी तो चीजें उस वक्त की रजीम को करना पड़ी ना, ठीक। तो इसलिए जरूरी है कि बातचीत से मसले का हल किया जाए और इसी साल के अंदर ही हो तो 2026 जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से कौम के लिए भी अच्छा साल साबित होगा, मुल्क के लिए भी होगा, और इंशाल्लाह मुल्क आगे तरक्की करेगा, बेहतरी पे जाएगा। जी ठीक है नसरुल्लाह साहब, ये मैं आपसे खासकर सवाल करना चाहूंगी। 2025 आज हम रिकॉल कर रहे हैं, सियासी चैलेंजेस और पाकिस्तान की कामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं। जहां पर अंदरूनी चैलेंजेस देखने को मिले, अंदरूनी सियासत इंतशार का शिकार रही, लेकिन वहीं पर जो साल 2025 था वो पाकिस्तान की आलमी वकार के लिए और आलमी पहचान का साल भी बना। पीटीआई ये समझती है या इससे मुख्तलिफ सोच रखती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, बहुत सारी बातों का आपने जो आपने सवाल किया, इसमें लाला असद पठान साहब ने अपने आखिरी जो जुमले बोले उसमें उन्होंने उसका जवाब ऑलमोस्ट दे दिया। लेकिन मैं एक चीज ये कहूंगा कि 2025 में जहां तक अगर आप यानी हिंदुस्तान के साथ मार्के की बात करती हैं, तो उस हवाले से तो हम पीटीआई के लोग जो है वो बहुत सारे सवाल के बावजूद, जो कि हमारे अंदरूनी तौर पर हैं, बैरूनी तौर पर हम ये कहते हैं कि ये हमने जीता। अब किन लोगों ने जीता, कैसे जीता, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हमने हिंदुस्तान को यानी ये धूल चटाई। ठीक है। दूसरा ये है कि 2025 ले लें, 2024 ले लें, 2024 8 फरवरी के बाद से जो हालात ले लें, हम पीटीआई के लोगों के लिए ये तो ऐसे हालात नहीं है और ना हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जो जुल्म और सितम पाकिस्तान के अंदर किया गया, चादर और चार दीवारी की जो तशद्दुद की पामाली की गई, खवातीन के साथ जो जुल्म किया गया और जो इज्जत के और ये और वो जो कुछ पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ हुआ, ये इस्लामी तारीख, पाकिस्तान की तारीख से पूरी इस्लामी तारीख में और आज में किसी भी मुल्क में शायद इस तरीके से नहीं हुआ। दूसरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी हमें दुनिया में बड़ा एप्रिसिएशन मिला। एप्रिसिएशन हमें IMF ने दे दिया और ये बता करके 5 खरब यानी 5.3 खरब रुपए की जो है वो करप्शन हुई पिछले 2 साल के अंदर। फिर उसके बाद जो है हमें बार बार वार्निंग दी जा रही है और हमें जो है यूनाइटेड नेशन वार्निंग दे रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। तो ये चीज भी जो है वो यानी ये भी हमें एप्रिसिएशन मिल रहा है दुनिया से। ठीक है। तीसरा ये है कि हमने अपने एक ऐसे कौमी इदारे को, जो कि कायदे आजम का बनाया हुआ कौमी इदारा था, कायदे आजम के सालगिरह के मौके पर उनको ये तोहफा दे दिया, उसको बेचकर 10 खरब में, जिसका सिर्फ एक तैयारा जो है वो तकरीबन, मैं अभी मालूम कर रहा था, तो जिसका एक तैयारा जो है वो यानी 8,400 करोड़ रुपए का एक 777 जहाज है। तो तकरीबन 12 हमारे पास जहाज, 17 हमारे, तो ये सब चीजें करके हम कैसे इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं? मुल्क की तबाही मची हुई है, करप्शन है और कुछ पता नहीं चल रहा कि हुकूमत कौन कर रहा है। वजीर आजम जो है वो कहता है कि मैं तो इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए किसी से पूछ कर बताऊंगा। और मतलब आप क्या इन हालात को अच्छा समझते हैं कि क्या मुल्क इस तरीके से चलते हैं? नहीं, मैं कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करूँ। प्रीति साहब, यहाँ पे ये भी सवाल है कि जब दुनिया पाकिस्तान की सलाहियत को तस्लीम कर रही थी, तो वहां पर मुल्की सियासी इंतशार क्यों देखने को मिल रहा था? ये मेरा सवाल आपसे भी है। लेकिन लाला असद पठान साहब, पहले इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, फिर मैं प्रीति साहब से जानूंगी। मई की हम बात करते हैं, जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने जो भारत का हाल किया, पूरी दुनिया पाकिस्तान को दाद देने पर मजबूर हुई, पाकिस्तान की तारीफ लिखने पर मजबूर हुई। लेकिन वहीं पर हमारे कुछ अंदरूनी सियासी चैलेंजेस ऐसे थे, या अंदरूनी कुछ लोग ऐसे या ग्रुप्स मौजूद थे जो पाकिस्तान के ही खिलाफ बात कर रहे थे। तो आलमी दुनिया पे जहां पर पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, वहां पर अंदरूनी सतह पर हम कमजोर दिखाई दे रहे हैं। जी लाला असद पठान साहब, मेरा सवाल आप तक पहुंच गया? जी देखिए, ये बड़ी लाला जी, अच्छा, उनको ये समझाना चाहिए, ये बताना चाहिए। जी, हेलो। जी जी, आपको सुन पा रहे हैं आप? प्लीज आप जवाब दीजिए। ठीक है लाला असद पठान साहब, आपका थोड़ा सा इंटरनेट इशू करें, हम आपसे ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगी, आपका एनालिसिस इस पे लूंगी। आफरीदी साहब, यही सवाल, चूंकि मैंने कहा सवाल रखने से पहले कि मेरा ये सवाल आप दोनों से है कि जहां पर पाकिस्तान को आलमी सतह पर फज़ाई राय मिल रही है, वहां पर अंदरूनी तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ ग्रुप्स, कुछ अनासिर ऐसे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिश कर रहे थे। आफरीदी साहब जी, आफरीदी साहब मेरा सवाल आपने सुन रहे हैं? नसरुल्लाह खान साहब जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, बात ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ तो जो भी बोले, अगर आप मुझे इस हवाले से पूछ रही है कि पीटीआई के हवाले से कि पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो पीटीआई है, तमाम पार्टियां हैं, इमरान खान है।
लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले जो है वो तो पाकिस्तान के दुश्मन है। और अगर आप तारीख उठा के देख लें तो पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले कौन कौन बोलता रहा है? क्या बम्बई हमलों की जिम्मेदारी ISI पर डालने वाला नवाज शरीफ नहीं था? क्या ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है मरियम नवाज की तकारीब के दौरान ये नारे नहीं लगवाए गए? क्या ख्वाजा आसिफ को आप भूल गए जो कह रहे हैं कि ये जर्नैल हमारे जो है वो हड्डियां तक चबा गए और कौन सी जंग इन्होंने जीती? आज तक तो कोई जंग नहीं जीती। ये सारी चीजें फसिल डालकर और सिर्फ PTI के पीछे और इमरान खान के पीछे, इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इससे मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा जो है वो मतलब उससे ज्यादा कोई भी नहीं है, लेकिन उससे मतलब इमरान खान से ज्यादा लॉयल, इमरान खान से ज्यादा वफादार और इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई हो सकता है कि वो अपनी बाहर की सारी जिंदगी, इतनी खूबसूरत जिंदगी छोड़कर जेल के अंदर एक छोटी सी गोली के अंदर डाला गया और वहां पर वो सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, उसकी बीवी कर रही है, उसकी बहनें कर रही हैं, उसके भांजे सब सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो क्या इनसे ज्यादा कोई हो सकता है? बात यह है कि जो पाकिस्तान की मुखालफत करता है, जो पाकिस्तान के इदारों को बुरा कहता है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी की तरफ सोच नहीं। ओके, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से समीउल्लाह खान बरकी साहब। बहुत शुक्रिया बरकी साहब, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, गुफ्तगू हम कर रहे हैं 2025 में पाकिस्तान ने कहाँ किन किन महाज पर कामयाबियां से बेटी। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तो जीत गया लेकिन अंदरूनी सियासत मुल्की हार गई? डू यू एग्री? जी समीउल्लाह खान साहब, मेरा सवाल आप तक पहुंचे? आप मुझे सुन पा रहे हैं? समीउल्लाह खान साहब, मेरा सवाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियर? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा, मेरी आवाज अगर कम आ रही है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा वन लाइनर में से सवाल है, पाकिस्तान आलमी सतह पर आप समझते हैं कि साल 2025 में जीता लेकिन मुल्क की जो सियासी तौर है, उस सियासी तौर पर पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त हुई या पाकिस्तान हार गया? आपके सवाल का मुझे जवाब नहीं आया, मैं पूरा समझा नहीं आपकी आवाज। अब थोड़ा सा आप आवाज जरा अपना वो अगर ज्यादा करेंगे मैं तब आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जहां पर पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है, इस खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत को समझा जा रहा है, वहां पर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है। तो आलमी दुनिया में पाकिस्तान की जहां पर जिराई हो रही है, पाकिस्तान की चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है, लेकिन अगर हम अंदरूनी सियासत की बात करें तो डू यू अग्री कि पाकिस्तान सियासी महाज पर पाकिस्तान को हार हुई है? जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि देखिए इस वक्त अगर आप नेशनली देख लें तो मुल्क की पॉलिसीज जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो अगर मुल्क की पॉलिसी बेहतरी की तरफ जा रही है तो ऑटोमेटिकली जो इस वक्त इक़्तिदार हुकूमत में जो वज़ीर आज़म है या उसकी काबीना है, उनकी निचोड़ फैसलों की बदौलत मतलब वो ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो मुल्क की ऑटोमेटिकली नेशनली उसमें मुल्क का एक बयानिया बेहतर जा रहा है, एक सोच बेहतर जा रही है और एक तरक्की की तरफ एक नई रास्ता खुल रहा है और दुनिया हम पे एतमाद करने लगी है। दुनिया देख रही है कि इस वक्त मुल्क की पाकिस्तान की जो क़यादत है, मतलब चाहे वो अस्करी क़यादत है, चाहे वो सियासी क़यादत है या काबीना है, तो वो एक बेहतरी की तरफ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में और बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है। लाला असद पठान साहब, ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि एनालिस्ट की जब हम बात करते हैं या हम किसी तज्जियाकार से बात करते हैं तो उनका जो जवाब है वो खासा न्यूट्रल होता है। तो ये सियासी जमातों की बजाय मैं सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी, अगर हम बात करें प्रोग्रेस की, बात करें पंजाब की, बात करें सिंध की, बात करें दीगर सूबों की, बात करें कि सूबाई लिहाज से कौन सा सूबा किन्होंने जो है वो जिनके सूबाई अगर हम कहें कि तरक्याती काम है उन पर तवज्जो रही, सूबाई लिहाज से काम किए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गवर्नमेंट अगर देख ली जाए, सिंध की देख ली जाए, वी नो कि KPK में हमें थोड़ा सा टेररिज्म का, दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, अभी भी चैलेंजेस वहां पर दरपेश हैं। तो ओवरऑल अगर सूबों की प्रोग्रेस का जायजा लें तो आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे पूरी सूरत हाल को?
लाला असद पठान साहब से हम बात करेंगे। अफरीदी साहब, अगर आप मेरे इसी सवाल का जवाब अगर आप दें, नसरुल्लाह साहब, ये सवाल मैं आपके सामने रखूं तो आप इसको कैसे करेंगे एनालाइज? थोड़ा सा आपने जो सवाल है वो काफी थोड़ा सा अगर मुझे 2 लफ्जों में सिर्फ बता दें कि आपकी तो उसमें कई सवालात हैं, तो मुझे अगर पर्टिकुलर सवाल बता दें तो मैं अपने जवाब दे दूं। मैं सूबाई तरक्की के लिहाज से सूबाई हुकूमतें उनका जायजा लेना चाहेंगे, किस तरह से कि कौन सा सूबा आप समझते हैं कि उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, अच्छा काम किया, प्रोग्रेस हुई, चाहे तरक्याती काम हो या दीगर काम हो, किसकी गवर्नमेंट आपको लगा कि बेहतर रही, किसने अच्छा काम किया? किसी ने तो अच्छा काम किया होगा ना। हाँ, कुछ किया होगा, बहरहाल अपने लिए जो है वो किया होगा। जैसे कि अभी हुआ ये है कि अभी जो वहाँ की चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, तो वो मेरे ख्याल में आलिया नीलम साहिबा, उनके साथ वो लगवाई तो गई थी। उनका भी सोशल, असल में हकीकत है जो सोशल मीडिया से आपको मिलती है, और इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसमें आपसे बहस भी नहीं कर सकता, ना मैं आपसे ये यानी जो है उसका इकरार करवाना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने मीडिया चैनल हैं उन सब के ऊपर जो है वो किस किस्म का ऊपर से प्रेशर है। सारी बातें जो है वो मीडिया पे नहीं की जाती और नहीं की जा सकती। जाहिर है उनको जो है वो अभी लंदन में क्या हुआ अपना बैरिस्टर उसके साथ जो है शहजाद अकबर के साथ, तो ये सारे वो थ्रेट्स हैं जो दिए जाते हैं उस तरीके से। तो अभी जो है वो जमीन यानी जो जाती उमरा है और वहाँ पे कोई DHA वगैरह है, उसके दरमियान में जितनी जमीन है उसको हथियाने के लिए जो कुछ मरियम सफदर ने किया, और उसके लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर को जो अथॉरिटी दी और उनको ये अख्तियार दिया कि वो इन जमीनों को जो है वो बेच सकते हैं या कुछ उसमें रद्दोबदल या जो भी है जैसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जात के लिए किया, जिसके ऊपर आलिया नीलम साहिबा ने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उनको उससे स्टे दे दिया। इस पे उनका फटा पड़ा हुआ है, तो ये तो कारकर्दगी है। अब आप किसानों की तरफ आ जाइए। किसानों को जो है वो उनसे एक अरसे से नहीं लिए जा रहे थे। अब सारे ये गन्ने की कृषि का वक्त है, शुगर माफिया जो है वो इस वक्त फुल टाइम एक्टिवेट हुई हुई है, और आप ये अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो है वो यानी गन्ना की मन जो है वो कम है आपकी जलने वाली लकड़ी से। आप ये बताइए कि उसको यानी उसकी कीमत जो इमरान खान के दौर में थी उससे कम कर दी गई है। फिर शुगर जो है वो इस वक्त ज्यादा शो करके बाहर भेजी जा रही है, और फिर जब पाकिस्तान में उसकी किल्लत हो जाएगी, और ये सारा दायरा पंजाब में होता है, ज्यादातर पंजाब में है ना, क्योंकि शुगर किले वगैरह शुगर की जो यानी काश्त उसकी गन्ने की जो काश्त होती है वो सब पंजाब में होती है। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है। फिर दूसरी कारकर्दगी ये है सियासी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में कोई बात बताएं, कोई एक पॉइंट बता दें, एक प्रोजेक्ट बता दें। अपने हुकूमत के बारे में ये है कि वहां पर जो है वो अभी सुहेल आफरीदी ने वो हमारा जो सेहत कार्ड था उसका इजरा कर दिया, उसमें पैसों की यानी उसमें पैसे बढ़ा दिए और वहाँ के लोगों को सेहत कार्ड दे दिया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके अलावा कराची में काफी कुछ कर रही है अवाम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल, काफी कुछ हो रहा है, काफी नए प्रोजेक्ट्स आए हैं सिंध की अगर बात की जाए। हाँ, सिंध में जो है वो प्रोजेक्ट्स को करेंगे अप्रिशिएट। देखिए जी, मैं बिल्कुल उन प्रोजेक्ट्स को इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि वो प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2-2, 3-3 साल से लोग जिस आजाब से गुजर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी रोड को देख लें, आप दूसरी सड़कों को देख लें, ये सिर्फ जो है ना किक बैक की चीज जा रही है। मैं ये समझता हूँ। नसरुल्लाह खान साहब, मैं आपसे दोबारा सवाल करूंगी। नसरुल्लाह खान साहब क्या कमेंट करेंगे? किसानों के हवाले से बात की नसरुल्लाह खान साहब ने, जमीन पर कब्जों का उन्होंने जिक्र कर दिया, करप्शन का इल्जाम भी आपकी गवर्नमेंट पे लगा दिया, शुगर मिल माफिया का भी जिक्र कर दिया, काफी एक फहरिस्त उन्होंने बता दी है। मैंने वैसे एक अच्छे प्रोजेक्ट का सवाल किया था, लेकिन उन्होंने करप्शन के इल्जाम लगा दिए। कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि इल्जाम लगा देना तो मतलब बड़ी आसान बात है, खाली मतलब तनकीद कर लेना। हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सब लोगों को काम करना चाहिए, और जिसकी भी अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे बात ये इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट है जिसमें PTI के इस वक्त मेजोरिटी कोई 80 के लगभग MNAs है। वो, मेरी आवाज आपको आ रही है?
बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, 80 लगभग अगर उनके एमएनएज हैं तो वो एमएनएज जब भी उस पार्लियामेंट में सलामती कौंसिल का इजलास होता है तो वो लोग बाइकाट करते हैं। जब कश्मीर के हवाले से कोई इजलास किया जाता है तो उसका वो बाइकाट करते हैं। इस मुल्क की तरक्की के लिए अगर कोई भी एजेंडा वहां पे आया जाता है तो वो लोग उस इजलास में नहीं बैठते। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग है, ये एक इंतशारी टोला है जो इंटरनेशनली उन एजेंटों का इस वक्त ये एहलकार पाकिस्तान में बने हुए हैं कि पाकिस्तान में कहीं पे भी तरक्की होगी, कहीं पे भी कोई बेहतरी काम हो रहा है तो उसमें आप लोगों ने रुकावट डालना है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात इन्होंने की है, इन्होंने अभी बात की है कि वो सेहत कार्ड की। नंबर एक तो बात यह है कि सेहत कार्ड में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफा इस वज़ीर आला के उस पे सामने आया है कि मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों को ये जो सेहत कार्ड है ये भी बेचा जा रहा है कमीशन के ऊपर। और पिछली अगर आप 2 साल पहले की इनकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट निकालें कि खैबर पख्तूनख्वा में 80% करप्शन हुआ है खाली सेहत कार्ड में। और तीसरी बात यह कि पिछले 13 साल की हुकूमत ने ये खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रोजेक्ट दिखा दे जो खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए इन्होंने किया हो। इनकी जो पार्टी है वो सारी फेसबुक पार्टी है और इनकी जो दावे भी है वो फेसबुक दावे हैं। अमली काम कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी इसकी पार्टी में कोई अमली वाला निजाम नहीं है। दूसरी बात इन्होंने की है कि कब्जों वाला। देखिए, एक असेंबली ने एक कानून पास किया कि अगर किसी का हक है, अदालतों में सालों साल उसकी फैसले नहीं हो रहे, तो अगर उसकी अदालत जो फैसला करती है वो किस बेस पे करती है, वो उस रिकॉर्ड बेस पे करती है, उसके पटवारी के रिकॉर्ड को देखती है, उसके बैकअप डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है। तो पंजाब में वो सारे डॉक्यूमेंट, सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया गया है। तो वहां की असेंबली ने अगर एक कानून पास किया है, उस कानून में ये तय किया गया है कि अगर जिसका हक है उसको फौरन उसका कब्जा दिलवाया जाए। और फिर उसमें ये शिक भी है कि अगर कहीं पे भी कोई गलत फैसला है या कहीं पे भी कोई, तो आप अदालत में जाके उसका रजू भी कर सकते हैं। तो ये तो एक अच्छा है कि आवाम को रिलीफ मिले। तीसरी बात इन्होंने बात की कि किसानों का, तो भाई बात यह है कि आप अपनी 3.5 साल की पॉलिसी निकालें कि आपने गन्ने के लिए क्या पॉलिसी बनाई थी, आपने किसान जमींदार के लिए क्या पॉलिसी बनाई थी, और आज की पॉलिसी निकाल लें। आज तो जमींदार भी अपने बेस और चीजों पे चल रहा है, वो करप्शन वाला वो रास्ता खत्म हो गया। एक सीधा सिस्टम है कि अगर जो काम करेगा, जिसका हक है उसको मिलेगा, जिसका हक नहीं होगा उसका नहीं है। तो चीनी स्कैंडल जो था वो किस गवर्नमेंट में हुआ था? ये जो इन्होंने इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को एज एमएनएशिप से फारिग किया था, किस दौर में फारिग किया था? वो मेगा करप्शन स्कैंडल किस दौर में हुआ था? तो ये लोग खाली लोगों को गुमराह बना करने के लिए अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा यही चीजें हैं। इमरान खान साहब को तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा हो गया जेल में वो हैं, मौजूद है, केसेस उन पर चल रहे हैं। साल 2026 में हुकूमत इस मूड में दिखाई दे रही है कि मुज़ाकरात की भी चूंकि बात हो रही है गुज़श्ता कई दिनों से, तो हुकूमत किस मूड में है, कौन से मुतालबात मानने को तैयार है, लचक दिखाने को हुकूमत क्या इस वक्त तैयार है? क्या आपकी पार्टी को, जमात को इस वक्त जो अगला आने वाला साल है 2026, उसमें खान साहब जेल की दीवारों से आगे बाहर आते हुए दिखाई दे रही है या दीवारों के पीछे दिखाई दे रही है? देखिए, उसमें बात मैं मुझसे पूछ रही है डॉक्टर साहिबा? जी समीर अल-वखाद साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, वो खान साहब जिन केसेस इस मुल्क में डिक्लेयर मुजरिम के तौर पे अपनी सजा काट रहे हैं, आईन के मुताबिक अदालतों में एक मुजरिम डिक्लेयर मुजरिम की सजा काट रहे हैं, तो उनके साथ कहीं पे भी कोई मुज़ाकरात की बात नहीं चल रही। उन्होंने अगर कहीं पे रिलीफ लेना है तो वो अदालतों से ले अपनी चीज, इनके पास तो कुछ है ही नहीं कि वो अदालतों की सजा तब होती है जब आपके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है। दूसरी बात खाली मेरी अर्ज ये है कि जो हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, जी मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर खान साहब अपने मुकदमात ही भुगत रहे हैं तो फिर हुकूमती मौके बार बार ये क्यों आता है कि खान साहब माफी मांगेंगे तो मुज़ाकरात होंगे? बात हमने उस बात को थोड़ा सा समझ लें। उसकी हम कह रहे हैं कि कौन से माफी मांगे,
इस कौम को गुमराह किया उन्होंने। इस कौम को गुमराह करने के लिए उस आखिरत की, अपनी आखिरत बचा ले, सच बोले कि मैंने वाकई गुमराह किया, उसकी माफी की बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं, हम उन लोगों को से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में है, अवाम के नुमाइंदा के तौर पे पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठे हुए, वो उस गुमराही से निकल आए, वो अपने गुनाहों की तौबा करें और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। क्यों कि ये मुल्क की तरक्की के लिए किरदार उस हर आईनी बंदे की जरूर जिम्मेदारी है जो पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदा की हैसियत से काम कर रहे हैं। हम इनकी जितने भी जो अपोजिशन के लोग हैं, हम उनको कह रहे हैं कि इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करो। यही आपकी कामयाबी, यही हमारी कामयाबी है, इस मुल्क की कामयाबी है। ठीक है, ठीक है। नसरुल्लाह खान साहब ये बताएगा, साल 2026 तजादी सियासत का ही साल रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या मुकावमत की सियासत की तरफ बढ़ेगी पीटीआई? देखिए जी, मुकावमत की सियासत की जहाँ तक आपने बात की, तो उसके लिए तो हम पहले रोक से तैयार है। हमने तो कोई जो है वो मज़ाहमत की सियासत ऐसी नहीं की कि हमने कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया हुआ हो। हमने 26 नवंबर को इतने लोग हमारे शहीद कर दिए गए। हालांकि 26 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख में आप ये देख लीजिए कि इस तरह के एहतजाजी जुलूस जब आते हैं तो वो तोड़ करते हुए आते हैं। उन्होंने कोई एक गमला तोड़ा, मैं खुद मौजूद था वहां पर 26 नवंबर और 27 नवंबर की पूरी रात में वहां पर मौजूद था, मेरे सामने की बात है। मैं कलमा पढ़कर मैं ये कह सकता हूँ कि एक गमला नहीं तोड़ा गया, ठीक है ना। तो खैर चले, ये भी लंबी बात है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन बस ये कि बता दिया मैंने आपको कि इतना पुरसुकून, इतना पुरअमन एहतजाजी जुलूस जिस पर फायरिंग करके घरों में गोलियां मार कर नौजवानों को, बूढ़ों को, हर तरह के लोगों को कत्लेआम किया गया। तो बात यह है कि हमने तो ऐसे हम तो हमेशा जो है वो हम उसके लिए तैयार हैं कि आप जो है मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए आप आए, बैठे, बात करें, लेकिन आप इख्तियार तो लेकर आए ना। आप ये तो ना कहें कि मैं पूछ कर बताऊंगा। नंबर एक। नंबर दो ये है कि जहां तक ऐसे उसकी बात है, यानी एक तहरीक की बात है, एक एहतजाजी तहरीक की बात है, या एक मज़ाहमत है, या एक जो है हम अपना एक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जदोजहद की जो बात है वो 2026 का 27 जब तक इंशाल्लाह है हम ये करते रहेंगे और हम जो है वो जालिमीन को और करप्ट लोगों को के अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो ये तो हमने उनको छोड़ना नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी भाई साहब ने जो है वो अदालतों की बात की, तो ये अदालतें जब इनके हक में फैसले करती हैं तो अदालतें बहुत अच्छी होती हैं, बड़े खुश होते हैं ये। लेकिन जब तारिक महमूद जहांगीरी जैसा आदमी जो है वो अदालती फैसला करता है और इस्लामाबाद की 3 सीटों की बात करता है कि 3 सीटों पे जो जिसका गठा जो है उन्होंने जो है वो कह दिया था वहाँ के कमिश्नर ने कि यहाँ पर हमने 70 हजार की लीड पीटीआई की खत्म करके इन 3 लोगों को जितवाया। उनको जब जस्टिस जहांगीरी ने बुलवा लिया, ये हम बहुत एक ऐसी बात है जिसका जवाब आज के प्रोग्राम में हम नहीं मुकम्मल कर पाएंगे। नसरुल्लाह खान अफरीदी साहब, समीउल्लाह खान बरकी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बहरहाल प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले ये याद रखना जरूरी है, चाहे हम गुज़श्ता साल की बात करें या सालों की बात करें, हमें एक बात समझना जरूरी है कि जो रियासत होती है वो ताकत से नहीं चलती है बल्कि उसूलों से चलती है। सियासी इख्तलाफात रखना गद्दारी नहीं होते बल्कि जमहूरियत की रूह होते हैं, और अगर इदारे मजबूत होते हैं तो उससे रियासत मजबूत होती है, अफराद नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह 30 को होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।